हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7। अभी तक 6 लेक्चर कर चुके हैं हम लोग और हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किया था। हमने एक्सटी ग्राफ को रीड करना सीखा था, हमने वीटी ग्राफ को रीड करना सीखा था, हमने ये सारी चीजें जो है रीड करनी सीखी थी। तो यार आज के लेक्चर का क्या प्लान है? आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज अब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी इंटीग्रेशन तबाह कर दें, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन निपटा दें जितनी हमारी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, जितने इंटीग्रेशन की। ठीक है, और हमने एक्सटी ग्राफ को, वीटी ग्राफ को, है ना, एटी ग्राफ तक अभी हम लोग नहीं गए हैं। एटी ग्राफ से ही इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हम एक्सटी और वीटी ग्राफ को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। हमें पता है एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है सर वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है सर एक्सलरेशन। ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वैल्यू देता है, और किसी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं उसका स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो अभी तक आप बहुत ही इंगेज होंगे अगर अभी तक आप चीजों को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार लाइक वाइक कर दिया करो। यही चीज तो है जो हमें थोड़ा मोटिवेट करती हैं आगे लेक्चर्स बनाने के लिए। खैर, ये सब बकवास बातें। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7। ठीक है। और अभी ये लेक्चर धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा बीच बीच में गैप हो जाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है जिसके कारण से लेक्चर्स टाइमली नहीं आ पाते, लेकिन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात कि ड्यूरेशन मेरी एक एक घंटे की होती है, लेकिन तुम ऐसा समझ लो मैं पढ़ा इतना कुछ देता हूँ ना कि वो कंटेंट दो दो घंटे का होता है। ठीक है, इस एक घंटे की ड्यूरेशन में मैं दो दो घंटे में के कंटेंट को कवर कर रहा हूँ, तो उस चीज की भी वैल्यू होती है, तो उस चीज को भी समझना आप। और समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है। ठीक है, पढ़ाने का काम मेरा है, नोट्स बनाने का काम और उसको रिवाइज करने का काम आपका है। और लेक्चर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सवाल लगाने का काम भी आपका है। तो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। ये चेक कर रहा था माइक चल रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है। तो चलिए, इंटीग्रेशन से पहले हम लोग क्लास को थोड़ा पहले पीछे का रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, और एक बहुत ही धांसू सवाल है जो मुझे कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं कराएंगे तो फिर आप गलत करके आओगे। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब एक एक सवाल आपसे मैं कराना चाह रहा हूँ। सिंपल सा सवाल है कि यार आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोल दूं ये एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मैंने कहा हाँ, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ठीक है सर, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, मैंने कहा हाँ, इस पॉइंट पे आप मुझे बताओ वेलोसिटी का साइन क्या होगा। तो आप बोलोगे, आप एक बार ट्राई करो, तो आप क्या बोलोगे? देखो अब मैं बताता हूँ। सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। मैंने कहा हाँ। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ऐसे खींचते हो तो हमें पता है कि वो नेगेटिव है, नीचे की ओर आ रहा है ना। स्लोप डाउनवर्ड होने का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट अगर आप खींचो तो वो डाउनवर्ड है, और स्लोप डाउनवर्ड मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्लोप अपवर्ड मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो अगर इधर स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी जो होगी, सर इस पॉइंट को ए बोल दो, तो वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज थी जो मैंने आपको एक छोटा सा रिकॉल दे दिया। ठीक है कि सर इस वाले पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे वेलोसिटी नहीं बताओ, मुझे आप एक्सलरेशन बताओ। आप बोलोगे सर एक्सलरेशन, सर एक्सलरेशन के लिए आपने बताया था खुशी और दुखी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटी ग्राफ के लिए एप्लीकेबल होता था। तो सर मुझे तो ये खुशी दिख रहा है, कैसे? सर आप इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करो और दो आंख और एक नाक बनाओ, ये आपको स्माइल फेस दिखेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सलरेशन पॉजिटिव होगा। तो सर इसका मतलब कि वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सलरेशन पॉजिटिव, तो स्पीड ओवरऑल क्या होगा? डाउन होगा। मैं कहा एग्जैक्टली मेरे भाई, और ये चीज आप समझ भी पा रहे होगे। यहाँ पे स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। तो स्लोप लगातार जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या मैग्नेट, देखो स्लोप लगातार डिक्रीज हो रहा है, स्लोप लगातार डिक्रीज हो रहा है, और एक्सलरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव, क्योंकि खुशी का फेस बन रहा है। एक्सलरेशन तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि खुशी का फेस बन रहा है। तो ओवरऑल ये वाला पार्टिकल क्या हो रहा है? स्पीड डाउन हो रहा है। देख, जैसे ही ये वाला पॉइंट, जैसे ही पार्टिकल मूव करते करते कहीं यहाँ पे आया होगा, तो ये वाले पॉइंट पे तो स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम बोल रहे हैं स्पीड डाउन हो रहा है। चलो ठीक है, अब ज्यादा इस पे हम बहस नहीं करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज कर रखी है। यार मुझे कुछ बताना था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात। इस बात को हम ऐसे एक बॉक्स में लिख ले तो वो ज्यादा बेटर है, बॉक्स बना के। क्या था सर वो बात? मैं कहा यार देख, अगर मैं आपको एक्सटी ग्राफ दूं,
ठीक है। एक एक्स टी ग्राफ का स्लोप मैं कुछ इस प्रकार से दे दूं, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ दे दूं, और एक एक्स टी ग्राफ कुछ इस प्रकार का दे दूं, तो क्या आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इस ग्राफ में क्या है, टी बराबर 0 पे जो हमारा स्लोप है, मैं कहा हाँ, स्लोप हमारा सर 0 नहीं है। टी बराबर 0 पे सर यहाँ पे स्लोप हमारा 0 नहीं है, मैंने कहा हाँ। और यहाँ पे क्या है, टी बराबर 0 पे जो स्लोप है, मैं कहा हाँ, वो हमारा 0 है। ये मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा देख, सिंपल शब्दों में समझ। एक्स टी ग्राफ था तो टी बराबर 0 पे, है ना, हमें पता है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे टी बराबर 0 होगा। फिर 1 2 3 4 ऐसे जैसे हम टाइम के एक्सिस में आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ टाइम होगा। तो यार टी बराबर 0 पे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये ग्राफ जो है ये लेटा लेटी नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ ऐसे चिपक के नहीं उठ रहा है, ये हवा में है। ये वाला एंगल कुछ ना कुछ है, ठीक है, ये हवा में है। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि t बराबर 0 पे ये कुछ ना कुछ हमें एंगल दे रहा है यहाँ पे, तो हमने बोला कि थीटा जो है वो 0 नहीं है। तो अगर थीटा 0 नहीं है तो स्लोप होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका मतलब स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस वाले ग्राफ में अगर आप देखो तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये जो स्लोप है, ये एक्स एक्सिस के साथ लेटा लेटी कर रहा है, ये इसके ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है। t बराबर 0 पे अगर आप यहाँ पे स्लोप हमें निकालना है, तो t बराबर 0 पे अगर आप इस पॉइंट पे, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो आपको स्लोप 0 दिखेगा। नहीं तो एक बात बता, t बराबर 0 पे यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई एंगल नहीं बन रहा है ना सर, ये बन तो रहा है, ये देखो। मैंने कहा इसकी कौन बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं ये t बराबर 0 पे ये जो स्लोप तुरंत उठा है, ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ पे तो बन नहीं रहा है, तो t बराबर 0 पे यहाँ पर स्लोप क्या है भाई, 0 है। इस चीज को एक बार देख लो यार, एक बार दोबारा समझा देते हैं। सर t बराबर 0 पे यहाँ स्लोप 0 नहीं है, स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 0 होता है। तो यार यहाँ तो थीटा कुछ ना कुछ है, लेकिन ये तो यार एक्स एक्सिस से चिपक के एक्स एक्सिस के साथ लेटा लेटी करके उठ रहा है, तो ये तो थीटा 0 दे रहा है। क्यों? अरे भाई थीटा दे ही नहीं रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर लेटा हुआ है, देख ये इसके ऊपर लेटा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा ही 0 है, और थीटा 0 है तो स्लोप तो 0 होगा। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई कि एक्स टी ग्राफ है, यहाँ पर सर स्लोप जो है वो 0 नहीं है। स्लोप 0 नहीं है मतलब t बराबर 0 पे स्लोप 0 ना होने का मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, v इनिशियल कुछ ना कुछ है। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इसका मतलब यहाँ स्लोप 0 है, यानी कि v इनिशियल बराबर 0, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। बस इतना था जो मुझे आपको समझाना था एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये ग्राफ अगर सर कोई सा भी ग्राफ हो, दुनिया ब्रह्मांड का कोई सा भी ग्राफ हो, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब उसका कर्व एक्स एक्सिस के साथ लेटा लेटी करके उठेगा, लेटा लेटी करके उठेगा, तो t बराबर 0 पे उसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है स्लोप 0, ठीक है। लेकिन अगर t बराबर 0 पे कोई ग्राफ खड़ा खड़ा बेसिकली निकल रहा है, तो अगर आप इस पे कोई पॉइंट पकड़ोगे, कौन सा पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो इस कर्व पे सपोज मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, तो इस पे भी कुछ ना कुछ स्लोप ऐसे आ जाएगा। इस पे भी कुछ ना कुछ स्लोप ऐसे आ जाएगा, मतलब यार मुझे लगता है इसे ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान ले कि इस प्रकार से है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेटा लेटी तो कर नहीं रहा है, तो मान लो मैंने ये बोला इस पॉइंट का स्लोप बताओ, तो आपने इस पॉइंट पे एक ऐसे टेंजेंट खींच दिया, तो जब आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा तो उस टेंजेंट में कुछ ना कुछ एंगल थीटा तो बनाया है ना, मैं कहा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये ऐसे लेटा लेटी कर रहा है, तो अगर आपने ये वाला पॉइंट पकड़ा, इस पे टेंजेंट खींचा, तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहे हैं, है ना। ये देख इस पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप 0 होगा, t बराबर 0 पर, ठीक है। मतलब t बराबर 0 सेकंड पर इसका स्लोप 0 नहीं है, इसका स्लोप 0 है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार। अब बात करते हैं आगे, एक बढ़िया सवाल है। आप मुझे पहले ये बताओ यार, क्या देखो, मैं इधर आता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं भागने के लिए नहीं आता हूँ कि मैं हर एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं और आगे भाग जाऊं, नहीं भाई। प्योरली मैंने बोला है, जब मैं जेई लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो प्योरली डिटेल में पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं छोड़ने वाला हूँ। खैर, अभी हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। यार एक बात बता मुझे, क्या अगर मैं बोल दूं, लेट सपोज
ये इस प्रकार का ग्राफ है, इधर है वेलोसिटी, इधर है एक्सेलरेशन, इधर है वेलोसिटी, इधर है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ इस प्रकार का है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर स्पीड अप होगा या फिर स्पीड डाउन होगा? ठीक है, स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा? आप मुझे ये बताओ। यार मैंने एक चीज पढ़ी है, क्या जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम दिशा में होते हैं तो स्पीड अप होता है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में होते हैं स्पीड डाउन होता है। स्पीड अप कब होगा? जब स्पीड लगातार बढ़ रही होगी, ठीक है, और जब स्पीड लगातार घट रही होगी तो स्पीड डाउन होगा। मतलब अगर कोई गाड़ी है वो आगे जा रही है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, 2 4 6 8 10 12 14 16 स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है तो स्पीड अप होगा, और अगर उसकी स्पीड लगातार घटती जा रही है तो स्पीड डाउन होगा। तो सर ये क्या है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये स्पीड अप है या स्पीड डाउन है? तो बस यही कमाल की चीज है, एक बार सोच इस चीज को। मुझे पता है इस सवाल को आप में से मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, जिन्होंने ये सवाल फर्स्ट टाइम किया होगा। वो बोलेंगे कि सर स्पीड डाउन हो रहा है। मैंने कहा यार स्पीड डाउन क्यों हो रहा है, मुझे रीजन दो। तो बोलेंगे सर देखो, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हो ना, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हो ना, तो मुझे समझ में आ रही है ये वेलोसिटी का कर्व नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वाई एक्सिस की वैल्यू कम होती जा रही है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये चीज नीचे आती जा रही है और वेलोसिटी कम होती जा रही है। और सर आपने बताया था अगर स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो वो स्पीड डाउन होगा। मैंने कहा यार बात तो मैंने सही बताई थी, तो इसका मतलब यही आंसर होगा, जो कि गलत है। ये आंसर नहीं है, ये है आंसर। है ये आंसर कैसे है? मैंने कहा वही तो हमें समझना है। हमारी एक आदत होती है और वो बहुत गलत आदत भी होती है, क्या कि हम क्या करते हैं, ग्राफ को हमेशा ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारी क्या आदत होती है ना, हम ग्राफ को ऊपर से नीचे की ओर रीड करते हैं, ये वाली डायरेक्शन में। किसने बोला भाई ग्राफ ऐसे रीड होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे रीड हो, है ग्राफ इसका अपोजिट भी तो रीड हो सकता है। मतलब कि ऐसा किसने बोला आपसे कि ग्राफ ऐसे ही रीड करना है? आप ऊपर से नीचे आके ग्राफ रीड कर रहे हो, ऐसे किसने बोला रीड करने को? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये कोई ऐसा टाइप का ग्राफ हो जिसको हमें ऐसे रीड करना हो तब हमारा आंसर मैच करे। तो सर हम कैसे बताएं ग्राफ को कैसे रीड करना है कैसे नहीं करना? मैंने कहा मैं वही तो सिखाने के लिए आया हूँ, मैं वही तो सिखाने के लिए आया हूँ। ओके। हम्म। तो अब हम इस चीज को समझते हैं। कहा देख भाई कौन सी, देख, तुझे इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो सवाल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, एक्सेलरेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है सर क्या बोल रहे हो? मैंने कहा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता है, और दोनों पॉजिटिव होने का मतलब हो गया मेरे भाई स्पीड अप होगा। स्पीड अप होगा तो ये आंसर सही आएगा। ओ भाई साहब ये इतना लल्लू सवाल था। मैंने कहा एग्जैक्टली ये वेलोसिटी था, ये एक्सेलरेशन था, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो स्पीड अप होता है। ये था सवाल। ठीक है, अब इसमें ना अगर स्पीड अप होगा तो ग्राफ कैसे रीड किया जाएगा? ग्राफ ग्राफ गौर से समझियो, ऐसे रीड होगा या फिर ग्राफ ऐसे रीड होगा? तो सर अगर आप यहाँ वेलोसिटी था यहाँ एक्सेलरेशन था ऐसे रीड करते हो तो दिक्कत होगी। मैंने कहा क्यों? सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो सर ऐसे तो रीड नहीं होगा ये ग्राफ, हमें इस ग्राफ को उल्टा रीड करना पड़ेगा। क्यों? देख अगर आप इस डायरेक्शन में रीड करोगे तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आगे जा रहे हो आगे जा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ना 4 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि हम बेसिकली बोल सकते हैं ये प्योरली जे एडवांस मटेरियल है। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले बोलेगा स्पीड इज डिक्रीजिंग। आप मुझे बताओ, पहला ऑप्शन सही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्या आपको लग रहा है स्पीड डिक्रीज हो रही है? अरे नहीं सर, इसको उल्टा रीड करो ना। मैं कहता हूँ तो सर जब आप उल्टा रीड कर रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है, स्पीड अप हो रहा है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इसमें सेकंड सवाल क्या पूछ सकते हैं? सेकंड सवाल पूछ सकते हैं स्पीड इज इंक्रीजिंग। क्या ये सही है? क्या स्पीड बढ़ रही है? मैं कहा बहुत शानदार।
थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। अब ये बताओ, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर एक्सेलरेशन समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर हम तो इसको ऐसे रीड कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तो इस ग्राफ को तो उल्टा रीड करना है, तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है क्या? गलत जवाब है, एक्सेलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो ये सही है। ये है प्योरली एडवांस टाइप का सवाल। क्यों? क्योंकि इस सवाल को मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, मैक्सिमम। एक बार इस सवाल को देखो, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने प्यारे से इंटीग्रेशन के सवालों पे, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ना, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आप गलत कर सकते हो। मुझे लग रहा है हो सकता है एक से किसी को कम डाइजेस्ट हुआ हो, तो मैं ऐसे एक काम करता हूँ, 4-6 सवाल और करा देता हूँ। तो अब जैसे इस वाले सवाल को देखते हैं, मतलब इन सारे सवालों को एक एक करके एनालाइज करते हैं, सारे सवालों को एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, बट वही चीज है कि जिन्होंने ये सवाल नहीं किया उनसे तो गलत होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इतना सोचना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो एक बार ये सारे सवाल देखने जरूरी है। अब जैसे ये वाले सवाल हैं, अब आप इनको बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो सर हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्सेलरेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमें पता है स्पीड अप होगा। अगर स्पीड अप होगा तो एक बात बता, एरो किस डायरेक्शन में लगेगी, नीचे या ऊपर? ऐसे एरो लगाऊं या ऐसे एरो लगाऊं? तो आप बोलोगे सर अगर स्पीड अप हो रहा है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस पे है, तो अगर मैं ग्राफ को ऐसे करूंगा, अगर एरो इस डायरेक्शन में होगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे देख, अगर एरो इस डायरेक्शन में, तो हम ग्राफ को इस डायरेक्शन में ऐसे स्टडी करेंगे। अगर हम ग्राफ को ऐसे पढ़ रहे हैं तो हमें पता है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हम इस डायरेक्शन में ग्राफ को रीड कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। मैं कहा तो पहले ऑप्शन में हमें एरो बताना था, एरो की डायरेक्शन तो वो ये रही। मैं कहा सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड में तुझे समझ में आ रहा होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वी नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्पीड अप होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्पीड अप होता है, तो स्पीड हमें पता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे करेंगे। इसकी डायरेक्शन ऐसे क्यों कर दी? क्योंकि सर वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो हमें पता है एक्स की वैल्यू कब बढ़ेगी, वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब आप एक्स एक्सिस में आगे की ओर बढ़ोगे, तभी हमने इस एरो को ऐसे रखा है कि हम आगे की ओर रीड कर रहे हैं ग्राफ को। ओ माय गॉड, ऐसे होगा। मैं कहा जैसे ये सवाल देख, ये जो सबसे नीचे है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी। तो यार मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि सर ये तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव होगा ना सर, समझना यार। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होता है लेकिन x नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो देख एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, तो ओवरऑल स्पीड डाउन हो जाएगा। और अगर स्पीड डाउन हो रहा है तो मैं इसे कैसे रीड करूं? मैं इसको ऐसे रीड करूंगा। सर ऐसे क्यों किया, एरो ऊपर क्यों डाला? क्योंकि मेरे भाई अगर मैं एरो ऊपर डालूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा, और अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है ना, ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा हूं ना मैं, ओरिजिन की तरफ बढ़ने का मतलब हो गया वेलोसिटी कम हो रही है। इस डायरेक्शन में अगर होता एरो तो हमें पता है नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ना, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है, हमारा एरो जा रहा है, हमारा एरो ऊपर की ओर बनाया है जिससे कि हम इसको इस प्रकार से रीड करें। ऐसे रीड करने का मतलब हम इस डायरेक्शन में ग्राफ को पढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में। जब हम इस डायरेक्शन में ग्राफ को पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी कम होती जा रही है लगातार। मुझे पता है ये सवाल हो सकता है किसी को कम समझ आए हो, इसको अभी मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ एक और बार। कहाँ था सवाल, ये रहा। ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी। तो यार एक बात बता, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो ओवरऑल स्पीड डाउन होगा। अगर मैं ऐसे ग्राफ कर देता हूँ, अगर मैं एरो ऐसे बना देता हूँ तो यार पंगा हो जाएगा। मैंने कहा क्या पंगा हो जाएगा? अच्छा ये नहीं दिख रहा था, हाँ अब दिखेगा। हाँ यार ऐसे में क्या पंगा हो जाएगा, ऐसे में ये पंगा हो जाएगा कि सर अगर आप एरो ऐसे करोगे ना तो इस डायरेक्शन में आप आगे की ओर जा रहे हो, तो वेलोसिटी ना नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब हमें तो पता है स्पीड डाउन हो रहा है,
स्पीड डाउन मतलब वेलोसिटी घटानी है, तो हमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में एरो देना पड़ेगा। अब जब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में एरो दे रहा हूं, तो मैं ग्राफ को ऐसे रीड कर रहा हूं। ऐसे रीड करने का मतलब मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन में हमें पता है वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी थी, फिर कम 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 और फाइनली ओरिजिन पे जाकर 0 हो गई। तो ये होगा इसका आंसर। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें हम बोलेंगे कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको पहले थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। आपको ये सब नोट भी करना है। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यानी कि इसमें वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यार एक बात बता, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव है तो दोनों का साइन सेम है, और अगर दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। और अगर यहाँ स्पीड अप हो जाएगा, तो एक बात बताओ, और स्पीड अप हो जाएगा तो एरो कहाँ बनाएंगे? तो सर एरो यहाँ बनाएंगे। मैंने कहा ये तूने कैसे डिसाइड कर लिया, एरो यहाँ क्यों बनाएंगे? सर अगर आप एरो को ऐसे इस डायरेक्शन में बनाते हो तो फायदा क्या होगा ना, आप इस ग्राफ में नीचे की ओर ऐसे रीड करोगे, समझो। ऐसे जब हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, नीचे की ओर ही आ रहे हैं, तो हमें पता है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, तो वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ती जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। और अगर मैं इन दोनों सवालों के बारे में डिस्कस करूं, तो आप क्या बोलोगे? सर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। देख वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो ओवरऑल स्पीड डाउन होगा। स्पीड डाउन कब होगा? जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे, तो आंसर है इस डायरेक्शन में आप इसकी डायरेक्शन देना कर्व की, तब आपका आंसर सही आएगा। मैं कहा क्यों? सर अगर आप ग्राफ को ऐसे रीड करते हो तो वाई एक्सिस की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, और अगर वाई एक्सिस की वैल्यू कम होती जा रही है तो वाई एक्सिस पे तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो स्पीड डाउन होगा। और जैसे ये लास्ट वाला सवाल है, लास्ट वाला सवाल है, तो हमें पता है सर यहाँ पर ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो वेलोसिटी तो हो गई पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ओवरऑल हमें पता है स्पीड होगा डाउन। अगर मेरे भाई स्पीड डाउन होगा मतलब स्पीड लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। हम्म तो स्पीड कम हो रही है, तो इसको जरा देखते हैं, स्पीड कम हो रही है तो क्या होगा। स्पीड कम हो रही है तो सर ऐसे ग्राफ रीड हो, क्योंकि जब आप ऐसे ग्राफ को रीड करोगे, जब आप ग्राफ को ऐसे रीड करोगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू लगातार कम होगी, और अगर वाई एक्सिस की वैल्यू कम होगी तभी तो स्पीड डाउन हो रहा है, तभी तो स्पीड डाउन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं, बट एक लास्ट बार मुझे और बताने दो। मुझे पता नहीं ऐसी फील आ रही है कि ये सवाल टफ होते हैं, हो सकता है किसी को समझ में जल्दी से ना आए। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ एक्सेलरेशन और यहाँ वेलोसिटी है, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, कैसे बनाऊं इसको, मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या है। सर हमें पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन जो होगा वाई एक्सिस पे, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये देख एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी ये रही, और वेलोसिटी भी नेगेटिव है ना। यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ एक्सेलरेशन है तो यहाँ भी होगा। अरे यार ये तो पता ही है हमें। तो यार एक बात बता, थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो स्पीड क्या होगा, अप। अगर स्पीड अप होगा तो रफ्तार लगातार तुम्हारी बढ़ रही है, रफ्तार लगातार तुम्हारी बढ़ रही है। तो एक बात बता, अगर मैं ऐसे कर दूं तो रफ्तार तो घटेगी, क्यों? क्योंकि ऐसे रीड करने का मतलब है, ऐसे अगर आप रीड कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया एक्स एक्सिस में भी आप पीछे की ओर जा रहे हो, एक्स एक्सिस में पीछे की ओर जा रहे हो, मतलब आपकी वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देख यहाँ पे वेलोसिटी मान लो अगर -10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -5। तो हमें पता है अगर हम ग्राफ को इस डायरेक्शन में रीड करेंगे तो वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, पहले -10 थी अब -5 हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो कम हो गया ना, तो वेलोसिटी तो कम हो जाएगी ना। मैंने कहा हाँ, तो इसीलिए हम इस ग्राफ को ऐसे ना रीड करने की जगह हम इसको ऐसे रीड करेंगे। ऐसे जब रीड करेंगे ना तब मजा आ जाएगा। कैसे? सर जब आप ऐसे ग्राफ को रीड कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है आप एक्स एक्सिस में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि स्पीड अप हो रहा है, वेलोसिटी तो हमें बढ़ाना ही है ना, तो स्पीड अप हो रहा है, तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो बस बेसिकली दिमाग से आप इन सारे सवालों को क्रैक कर ले जाओगे। तो अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, इतना नोट कर दो यार। तो अब हम लोग अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया हमारा, और हमने ये ग्राफ ग्राफ वाले सारे सवाल कर लिए जो भी हमें करने थे इंपॉर्टेंट। अब हमारा मेन चीज आता है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो सब लोग हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है अब हम ये समझेंगे। कुछ गिरा यार लग रहा है।
क्या गिरेगा? कुछ नहीं। हाँ, तो यार इंटीग्रेशन क्या होता है, अब जरा इस चीज को एक एक करके समझते हैं। मैं कहा यार एक चीज समझ लो, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। हाँ सर, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन जस्ट उसका रिवर्स है। मतलब सर, इंटीग्रेशन को हम बोल सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इसको बोलेंगे रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। है सर, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा समझ, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं और मुझे x मिले, समझना जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे x मिलेगा, तो अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मतलब इस चीज को हम और अच्छे से अगर समझे तो मैं ऐसा बोलता हूं, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स। मैं कहा हाँ, एफ एक्स का आपने किया सर डिफरेंशिएशन, और आपको मान लेते हैं जी एक्स मिल गया, ठीक है? एफ एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया, आपको जी एक्स मिल गया। तो इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करके जी एक्स मिल रहा है तो इसका मतलब आपको जी एक्स का इंटीग्रेशन करके एफ एक्स मिलेगा, ठीक है? तो बस ये चीज होती है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है? इंटीग्रेशन क्या है, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स दे रहे हैं तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स देगा। अच्छा, और इंटीग्रेशन में भी यार एक चीज समझना, दो टाइप की इंटीग्रेशन होती हैं। एक होती है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होती है इनडेफिनाइट। तो पहले मैं आपको इनडेफिनाइट पे सवाल कराऊंगा। डेफिनाइट पे जो सवाल होते हैं, लिमिट पुट करना होता है उनमें, वो हम करेंगे बाद में। बाद में मतलब 10 साल बाद नहीं, इन्हीं सब लेक्चर्स में करेंगे। बट उसको हम थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहे हैं, उसको हम बाद में करेंगे। तो पहले आप इतनी सारी चीजें नोट करो। अच्छा, अब जैसे एक चीज समझना, हमें एक चीज पता है जो कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इट इंप्लाइज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, ठीक है? अच्छा, और जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम ऐसे लिखते थे ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? इसका मतलब होता था डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आप वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर आप लिखो डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स, तो इसका मतलब आप एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? मतलब डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, जो भी डिनोमिनेटर में होता है, दैट इज एक्स। ये चीज हमें पता है सर। अब इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है y डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है रिप्रेजेंट करने का। जैसे देख, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता था तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखता था, इसका मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आप y का इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो dx उसके बगल में चिपका दो। अगर y का डिफरेंशिएशन y का इंटीग्रेशन कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो यहाँ dt चिपका देते। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन की आदत लग गई है। आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो उसको बगल में चिपका देते हो, खत्म, ठीक है? जैसे एक बार मैं दोबारा बताता हूं, अगर मैं बोलूं कि y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर y का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, तो ये होता है y, और ये नागिन बना दो, ये नागिन क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो y का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? तुम्हारे रिस्पेक्ट में, नहीं 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 नहीं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx लिख दो। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। अच्छा सर, अगर मैं लिख लूं इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, डीएक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? अगर मैं बोल दूं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ठीक है, इंटीग्रेशन खरगोश, खरगोश का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चूहा, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, इंटीग्रेशन खरगोश इंटू डी चूहा। डी चूहा मतलब चूहे के रिस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? खरगोश का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अरे ये तो बकवास है, ये तो बस ऐसे ही समझ लो। मतलब आपको बस इतना समझना है, तो इंटीग्रेशन अगर आप y का कर रहे हो तो y के ऊपर नागिन लगा दो, ये एरो लगा दो, तो ये होता है y का इंटीग्रेशन। जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उसको बगल में चिपका दो, दैट इज इट। इतना ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। आपको रिप्रेजेंट करना आ गया तो बस हमारे सारे सवाल बन जाएंगे।
मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीजें होती है, बट पहले आप इतना समझ लो, ये बेसिक फंडामेंटल वाली चीजें हैं। ओके, और क्या है इंटीग्रेशन में मेरे हिसाब से? अब मुझे आपको सवाल कराना चाहिए, बाकी तो सब हो ही गया। ठीक है, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये है, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे जैसे ये था इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी यार, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बस इतनी चीजें इंटीग्रेशन में, पहले आप इतनी चीज समझो कि इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा, दैट इज इट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ये दो चीजें आप समझ लो, आपका काम बन जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इंटीग्रेशन एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं कहा देख, जैसे सबसे पहला सवाल है कि अगर मैं बोलूं एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन जैसे हमें पता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एन आगे आ जाता था और ऊपर से एक पावर माइनस हो जाती थी। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स की पावर एन ऐसे ही लिखो, ऊपर क्या कर दो, एन में एक जोड़ दो, और जो भी चीज ऊपर लिखी है इस चीज को नीचे भी ले दो, खत्म। ये होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। एक बार दोबारा समझा देता हूँ जिसको समझ ना आया हो। क्या एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं सर? सर एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, मतलब ऊपर जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो और वही चीज नीचे भी टेक दो। तो ये होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एन है ना मेरे भाई, हाँ, इस एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, बाकी दुनिया में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सर माइनस वन क्यों नहीं हो सकती एन की वैल्यू? मैं कहा यार तू खुद बता। अगर मान ले एक्स की पावर माइनस वन है, तो अब तू क्या करेगा, माइनस वन प्लस वन करेगा बटे माइनस वन प्लस वन करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी एन होती थी उसमें हम एक जोड़ देते थे, वही चीज नीचे भी लिख देते थे। तो अगर एन की जगह हम माइनस वन पुट करें तो इसमें भी तो हम एक ऊपर जोड़ देंगे और यही चीज नीचे लिख देंगे। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स की पावर जीरो बटे जीरो। और हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता, ये नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब एन जो है वो माइनस वन नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन माइनस वन नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इसके ऊपर अगर मैं सवाल कराऊं, तो जैसे पहला सवाल ये आप नोट कर लो फॉर्मूले के तौर पे। जैसे पहला सवाल, अगर मैं बोलूं एक्स की पावर सिक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर सिंपल है, पहले मैं दो तीन सवाल लिख लेता हूँ। ऐसे ही एक्स की पावर सेवन इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ। अगर मैं बोल दूं सेवन इंटू एक्स की पावर थ्री इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है, तो इसका इन तीनों का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, पहला वाला क्या है, हमें पता है एक्स की पावर एन होता है, तो हम एन में एक प्लस कर देते हैं, वही चीज नीचे भी टेप देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस का सी है। ये क्या था, ये क्या था, ये प्लस का सी क्या है, इधर भी आप चाहो लिख दो प्लस का सी, ठीक है, या फिर इधर एक काम करो रहने दो या लिख ही दो, क्या दिक्कत है। तो ये प्लस का सी क्या है, तो याद रखना जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ता है जिसकी वैल्यू होती है सी। अब इस सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता। ये सी क्यों डाल रहे हैं भाड़ में जाए, वो आप मैथ्स में देख लेना, क्योंकि एक क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर है। बस अभी इतना याद रखो कि जब भी मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे प्लस का सी लगाना पड़ेगा। इस सी की क्या वैल्यू है ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा। एक्स की पावर सेवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एट अपॉन में एट प्लस का सी। सर ये एट कैसे आ गया? अबे यही तो सिखाया था, एक्स की पावर एन में, एन में एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो एक्स की पावर सेवन का क्या होगा, एक्स की पावर सेवन प्लस वन अपॉन में सेवन प्लस वन, तो एक्स की पावर एट अपॉन एट ही हो जाएगा। सर एक बात बताओ, क्या कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेवन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। तो आपने सेवन को बाहर ले लिया, मैं कहा इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब बचा इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेवन एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर प्लस का सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और सवाल देखते हैं। जैसे जैसे अगर मैं सवाल दे दूं एक्स की पावर 25 का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर एक्स की पावर 25 का कर रहे हो, मैं कहा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 26 बटे 26 प्लस का सी। ये हो जाएगा, आप अपने सारे आंसर के लास्ट में एक चीज लिख दो, दैट इज प्लस का सी, प्लस का सी। अब जैसे एक सवाल है
इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स। तो आप क्या बोलोगे सर 5 को हम बाहर ले लेंगे और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस का c, 5 से 5 कैंसिल तो x की पावर 5 प्लस का c का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि इंटीग्रेशन बताओ 6x की पावर 5 का इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो डी एक्स लिखना जरूरी है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसमें भी देखो ना 6 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं तो 6 बाहर आ गया। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 6 अपॉन में 6 इंटू प्लस का c का c, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। सर ये तो इससे कटेगा तो ओवरऑल x की पावर 6 प्लस का c बचेगा। मैंने कहा हाँ वो तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं दैट इज x की पावर -3 का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा। सर सिंपल है, आपने तो यही सिखाया ना x की पावर n में ऊपर +1 कर दो नीचे भी +1 कर दो, तो यहाँ पे भी वही करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें करना है तो वो हो जाएगा x की पावर -3 प्लस का 1 बटे -3 प्लस का 1 प्लस का c, ये होगा आंसर। तो ये कितना आएगा x की पावर -2 बटे -2, तो ये आ जाएगा बेसिकली -1/2x² प्लस का c, ये आ जाएगा हमारा। ओह शिट, दिखा ही नहीं क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार दोबारा समझ लो, x की पावर -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 हो गया -2, नीचे भी आ गया -2। तो x की पावर -2 को लिख लो 1/x का स्क्वायर। तो मैंने इस माइनस जब x को डिनोमिनेटर में ले गया तो x स्क्वायर बच गया और यहाँ था नीचे 1/-2, तो 1/-2, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, नोट कर लो इतनी चीज। आप एक बार एक काम करो, नोट कर लो पहली चीज। और सवाल करते हैं, जैसे अगर मैं एक सवाल दे दूं कि इंटीग्रेशन x की पावर -5 इंटू डी एक्स बताओ, तो एक बार आप वीडियो स्टॉप करके जरा करो, क्या x की पावर -5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। सर ये तो सिंपल सवाल है। मैंने कहा करते हैं, चलो आओ। तो आप बोलोगे सर x की पावर -5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -5 प्लस का 1 बटे -5 प्लस का 1 और यहाँ प्लस का c कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर -4 बटे -4 प्लस का c, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 1/x की पावर 4 और यहाँ 4 ऑलरेडी है माइनस के साथ प्लस का c, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अरे यार ये तो, अरे यार अब तो यहाँ पे मत कंफ्यूज हो, x की पावर -4 को जब तू नीचे भेजेगा तो ये x की पावर +4 हो जाएगा और -1/4 ऑलरेडी था तो वो तो अपनी जगह है ही। तो सर ये हो गया। अब जैसे मैं आपको थोड़े और अच्छे सवाल कराता हूँ, जैसे एक और सवाल देख, इंटीग्रेशन x² प्लस x³ इंटू में dx। तो ऐसे क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, अबे कुछ नहीं तोड़ ले, ये सवाल ऐसे तोड़ ले तू, इंटीग्रेशन x² dx, इंटीग्रेशन को ना अंदर भेज दे और dx को भी अंदर भेज दे, फिर इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग कर ले x³ dx। गौर से समझ मैंने क्या किया, x² प्लस x³ का इंटीग्रेशन करना था, तो इंटीग्रेशन को x² के साथ अलग कर लिया, इंटीग्रेशन को x³ के साथ अलग कर लिया। अब इसका आंसर आ जाएगा x³/3 प्लस इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 4/4 प्लस का c, फाइनल आंसर के साथ प्लस का c और लगा दो तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा जैसे और सवाल है मेरे पास, जैसे ये देखो एक और सवाल, इंटीग्रेशन 3x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 6 इंटू में dx। कोई बोले इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, इंटीग्रेशन आपने x की पावर n का बताया n+1 बटे n+1, तो आप इसमें भी वही करो, इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 7x की पावर 6 इंटू dx, है ना। इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग कर लिया और इसके साथ अलग कर लिया। मैंने आपको क्या सिखाया, जब ऐसे बड़ा सा इंटीग्रेशन हो तो इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लो, इसको अलग पकड़ा दो, इसको अलग पकड़ा दो। कर लिया सर, अब आगे बताओ क्या करना है। मैं कहा यार कुछ नहीं, इतने पार्ट को देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 प्लस 7 यहाँ से बाहर आ गया, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7/7, 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, प्लस का c हमें लगाना नहीं भूलना है किसी भी हालत में, तो ये आ जाएगा x³ प्लस का x का 7 प्लस का c। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। सर ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा एग्जैक्टली ये सिंपल है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सवाल दूं, x की पावर या ऐसे बोल लेता हूं 1/x का क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन करो। सर ये कैसे करेंगे, अरे यार क्या बात कर रहे हैं,
इसको तू नहीं कर पाएगा क्या? 1/x का क्यूब इंटू dx का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा क्या? सर देखो ना, ये लिखा है, ये लिखा है एक्स की पावर -3 का इंटीग्रेशन। हाँ अब समझ में आया। अब कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 प्लस का 1 अपॉन में -3 प्लस का 1, तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर -2 बटे -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस का इंटू में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। गौर से समझ, एक्स की पावर देख 1/x³ का इंटीग्रेशन करना था, ये ऊपर गया तो एक्स की पावर -3 बना, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ -3 प्लस का 1 बटे -3 प्लस का 1, तो ये फाइनली ये आ गया, और एक्स की पावर -2 को मैं नीचे भेज के एक्स का स्क्वायर में लिख दिया, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे हम करते हैं इनका इंटीग्रेशन। तो सर ये तो बहुत सिंपल सवाल है, मैंने कहा तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके फॉर्मूले। जैसे जैसे हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो अब होता क्या है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो अब फॉर्मूले देखते हैं एक एक करके, पहले आप इतना सवाल नोट कर लो। अच्छा पहले आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, आप पहले मुझे ये करके दिखाओ, चलो जल्दी से स्टार्ट करो, मैं तब तक थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ठीक है, कर लिया ट्राई? देखो ये सवाल था, अब एक बार मैं करके दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं करना सर, इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 इंटीग्रेशन dx के साथ, प्लस इसको मैंने लिख दिया एक्स की पावर -3 इंटीग्रेशन dx के साथ। मतलब किया क्या, अरे सर हम तो फैल गए, हम तो पहली स्टेप में फैल गए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा समझ लो। मैंने कहा समझ, इंटीग्रेशन को पहले इसके साथ अलग करूंगा फिर इसके साथ, तो इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर इंटू dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन अब इसके साथ अलग हो गया, तो ये हो गया 1/x का क्यूब इंटू dx। तो इसको हम लिख लेते हैं x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन, इसको हम लिख लेते हैं x की पावर -3 dx का इंटीग्रेशन। मुझे पता है आपको ये चीजें आती होंगी, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ को ना आती हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 प्लस का 1 बटे -2 प्लस का 1, प्लस इसको लिख सकता हूँ x की पावर -3 प्लस का 1 बटे -3 प्लस का 1 प्लस का c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, चलो सर। तो ये आ गया हमारे पास x की पावर -1 और ये हो जाएगा 1/-x, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -1/2x² प्लस का c। तो मैच करवा लेना अपना आंसर, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा था, क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है, तो इसका आंसर मैच करते हैं। और सवाल देख, अगर मैं ऐसे सवाल बोल दूं, क्या इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर -4x का क्यूब इंटू में dx, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरे भाई गौर से, सर इंटीग्रेशन को अलग कर लो, इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 4x का क्यूब इंटू dx। ठीक है, अब मैं ना ये बकवास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। सर 3x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा x³ / 3 4 अपनी जगह, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस का c, खत्म सवाल। ये इससे गया, ये इससे गया, तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 प्लस का c, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। खत्म। ओ माय गॉड, इतना अच्छा भी कोई पढ़ा सकता है? मैंने कहा हाँ यार, स्कूल वाले नहीं पढ़ा सकते, कोचिंग वोचिंग वाले ही पढ़ा सकते हैं, वो भी तब जब उन्हें खुद अच्छे से आता है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, हाँ पता है। अब जैसे यार एक चीज और रहती है कि यार अगर मैं बोलूं कि मान लो 1 है, 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमें पता है वो आंसर आता है 0, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 नहीं होता। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। तो क्या होता है, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, मतलब 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे। मैंने कहा कैसे? सर हमें पता है x की पावर n इंटू dx का अगर हम इंटीग्रेशन पूछेंगे तो ये होता है x की पावर n+1 बटे n+1। हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, ये तो मुझे पता है। खास क्या है, मैंने कहा एक काम करो, इंटीग्रेशन इस चीज को ऐसे लिख लो, 1 इंटू में x की पावर 0 इंटू dx। सर वही सेम बात है कि x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 1 और dx, तो 1 का इंटीग्रेशन दिखाइए। अबे 1 का इंटीग्रेशन लिख रहा हूं ना, हाँ मैं 1 का इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, तो 1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू, ऐसे समझो 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 समझो, कंफ्यूजिंग हो सकता है बट हमें इतना घबराना नहीं है। मैंने कहा 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1 को आप ऐसे लिख लो, 1 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। आपने x की पावर 0 ऐड कर लिया, हमें पता है x की पावर 0 सर 1 होता है, और 1 में अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम बात ही है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है।
अब हमें पता है ये 1 तो बाहर आ जाएगा और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस का c, तो इसका आंसर आ गया x प्लस का c। तो x आ गया इसका इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन आ गया x। तो इसका मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब आप कर ले जाओगे आगे इस प्रकार के सवाल। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं और मैं आपको ऐसे सवाल दे देता हूं क्या कि इंटीग्रेशन बताइए आप मुझे 7 dx का कितना होगा, इंटीग्रेशन 7 का x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे सर इसको मैं ऐसे लिख लूं, मैंने कहा कैसे, इंटीग्रेशन 7 इंटू एक्स की पावर 0 dx। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, देखो ना एक्स की पावर 0 1 होता है और 1 इंटू 7 7 ही होगा, तो 7 का ही तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अब घोचू, एक्स की पावर 0 होता है 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा 7 ही आएगा, तो मतलब ये 7 ही लिखा है। यहाँ पे भी 7 का इंटीग्रेशन कर रहा था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। हाँ, अब सर 7 बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन हमें पता है, एक्स की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 दैट इज 7x प्लस का c। तो ये हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूं 99x इंटू dx का बताओ, तो हमें पता है 99x हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं आप इसको डायरेक्ट याद रखो क्या, कि इंटीग्रेशन dx जो होता है ना वो x होता है। अगर dx के बगल में 7 है तो 7x आ गया, dx के बगल में अगर 99 है तो 99x आ गया, dx के बगल में 1 है तो सिंपल x आ गया। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x होता है। 7 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 7 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में 7 बाहर आ गया और अंदर बचा 1, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो 7x इज द आंसर। तो ये चीज भी हमें उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि dx का इंटीग्रेशन होता है सर x। अगर अंदर कांस्टेंट बैठा है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल के फेंक दो, बचा क्या dx, और dx का इंटीग्रेशन आपने अभी सिखा दिया दैट इज x। यहाँ पे आपने क्या किया सर, इस वाले सवाल में मैंने कहा अंदर कांस्टेंट था 99, 99 को मैंने बाहर फेंक दिया, तो अंदर जैसे ही 99 को मैं बाहर फेंक दूंगा तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर dx, और dx का इंटीग्रेशन रटा चुका हूँ x होता है, तो यानी कि 99 बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन x लिख दिया, तो 99x आंसर आ गया। तो ये चीज है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे एक बार। अब जैसे एक सवाल ये है मेरे भाई, और एक सवाल मैं ऐसा दे दूं, इंटीग्रेशन 2t प्लस का 3 सॉरी 7t क्यूब प्लस का 3 इंटू में dt। तो ये दो प्रकार के सवाल हैं, मैंने कहा यार इनको करते हैं। जैसे पहला वाला है, इसको हमें dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में करना है, सेम सवाल है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप क्या बोलोगे, जैसे ये है, मैंने कहा हाँ, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 अपनी जगह, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x। ये कैसे बोला, अरे यार 3 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा हाँ, तो सर 3 बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन dx। अभी आप सिखा चुके हो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ओवरऑल आ गया 3x। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया इस चीज को, तो ये होगा इसका आंसर, ये इससे कटेगा और फाइनली ये होगा आंसर। सिमिलरली अगर आप इसको करोगे तो आप बोलोगे 2 अपनी जगह t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ये कट गया, प्लस 7 अपनी जगह t क्यूब का इंटीग्रेशन t 4 बाई 4 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना मेरी बात, आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर आए उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसके बगल में t लिख दो, ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x लिख दो, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो जेड लिख दो। तो 3 को मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, तो जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट, सॉरी यार क्या बोलूं, जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो अगर मैं 3 एक कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कुछ भी मत छोड़ो, 3 के बगल में टी लिख दो, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। किसी और चीज के रिस्पेक्ट में करते तो वो यहाँ पे आ जाता। तो ओवरऑल ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाए बता। तो फाइनली हमने इंटीग्रेशन सीख लिया है, अब हमें फॉर्मूले और सीखने हैं कुछ गिने चुने। फिजिक्स में तो यार इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए। तो अब मैं बात करता हूँ आगे फॉर्मूलों के बारे में, ठीक है बच्चों, गौर से समझना। जैसे एक एक करके हम सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हमें सब नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ गिने चुने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं पहले फॉर्मूले की, क्वेश्चन नहीं है ये है कंसेप्ट। क्या, जैसे सबसे पहला आता है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
दूसरा दूसरा आता है हमारे पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। कॉस एक्स का कॉस एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है साइन एक्स। ठीक है, पहली दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज, माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होता है मेरे भाई कॉस एक्स प्लस का सी। यहां पे भी आप प्लस का सी लिख लो। चौथा, ठीक है, तीन फॉर्मूले हो गए। चौथा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैं पता है सर, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है साइन एक्स। सर अगर आप बोलो इंटीग्रेशन साइन एक्स का कितना होगा, तो वो होता है मेरे भाई माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना, लास्ट वाला, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट इज एल एन एक्स प्लस का। तो ये छह फॉर्मूले हैं जो कि आप रट लो भाई, इनको घोल लो अपने अंदर। एक बार मैं दोबारा से समझा दे रहा हूं क्या, कि सर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन था एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या बोला, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, मैं कहा हाँ, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। बहुत शानदार, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अच्छा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। अरे यार इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ना और ये वाला फॉर्मूला सेम ही तो है। कैसे सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है और ये बोल रहा है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा। अब माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को माइनस से, ठीक है, तो अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तो मिल जाएगा। यही कैसे मिल जाएगा यार, ये माइनस से जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, तो ये दोनों बातें सेम है। क्या, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, या बोला जाए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा। उसके बाद ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होगा। ठीक है, हमें पता है एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता था, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है। ओके, क्लियर है। अब दूसरी बात, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, मैंने कहा इंटीग्रेशन हमें याद रखना एरिया अंडर कर्व देता है। इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व देता है। जैसे डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता था, टेन थीटा देता था, जिसको मैं स्लोप भी बोल सकता हूं। कि जिस प्रकार से बच्चों डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता था, यानी कि डिफरेंशिएशन टेन थीटा देता था, उसी हिसाब से स्लोप मतलब टेन थीटा, उसी हिसाब से इंटीग्रेशन हमें किसी कर्व का एरिया देता है। अच्छा, मतलब अगर मैं बोल दूं ना इंटीग्रेशन y dx का, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है y अगर यहाँ पे है, x अगर यहाँ पे है, ठीक है, अगर y यहाँ पे x यहाँ पे है और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ गया, तो ये जितना एरिया कवर कर रहा है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया होगा यही इसका इंटीग्रेशन होगा, दैट इज वाई डी एक्स। वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या बता रहा है कि अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका कर्व आपको एरिया दे देगा। वाई और एक्स का इंटीग्रेशन आपको एरिया दे देगा। क्या एरिया दे देगा, मान लो वाई डी एक्स का आंसर आ रहा है लेट सपोज एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो एरिया होगा ये एफ ऑफ एक्स का एरिया हो जाएगा, यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स का एरिया मिल जाएगा। ऑल दो मैं चाह रहा हूं अभी आप इस चीज को इग्नोर मार दो, क्यों, क्योंकि इस चीज को हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए बस आप कम से कम इतना तो याद रख लो कि हमें ये तो पता ही है कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, स्लोप देता है ना, टेन थीटा के बारे में पता लगता है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, है ना, वाई बटे एक्स स्लोप होता था। इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व देता है। अभी आप बस इतना नोट करो, ठीक है, अभी आप बस इतना नोट करो कि इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व देता है। अब यार आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, आपको ये बात पता चल गई, दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। अब मैं दो चार सवाल करा के आज का लेक्चर समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है, दो चार सवाल करा के आज का लेक्चर समाप्त करने वाला हूँ। एक छोटा सा सवाल, क्या, अगर मैं बोलूं मेरे भाई, क्या, गौर से समझो, हाँ, अगर मैं बोलूं कि सर साइन ए एक्स प्लस बी, इसका आप मुझे डिफरेंशिएशन करो,
है ना, डी ये पूरा y है, तो dy बाई dx क्या था, डिफरेंशिएशन। तो आप कैसे करोगे, एक बार आप करना, डिफरेंशिएशन में आपको सिखा चुका हूं। आप बोलोगे सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, मैंने कहा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता था कॉस थीटा। तो अगर मैं इस पूरे को थीटा बोल दूं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया। लेकिन सर हमें पता है चेन रूल के हिसाब से हमें अब अंदर मूव करना पड़ेगा। तो अगर मैं अंदर मूव करूंगा तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, ठीक है, और प्लस डी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये ओवरऑल आपका ये होगा आंसर। ये चीज मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं। एक और सवाल देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि y बराबर है साइन 2x प्लस का 3, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन बताना dy बाई dx, तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपल है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो cos 2x प्लस का 3 हो गया। अब आपने बताया था कि अंदर इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चेन रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0, तो ओवरऑल 2 ही आएगा, तो हम इसको यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं आगे की ओर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया, ये आपने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब मैंने बोला कि यार अगर सेम सवाल आ जाए लेकिन इंटीग्रेशन के लिए तो क्या करते हैं, मतलब एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करा देता हूँ। ये था मेरे पास साइन 2x प्लस का 3 का इंटीग्रेशन, और ये रहा मेरे पास साइन 2x प्लस का 3, और इसका मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन। तो एक बार दोबारा समझो, साइन 2x प्लस का 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है सर cos 2x प्लस का 3, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 2 आ जाएगा, 3 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 2, तो ये होगा आंसर। मतलब बेसिकली जब यहाँ चेन रूल लगाया तो x का जो कोफिशिएंट था वो बगल में मल्टीप्लाई हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ 2 था तो 2 बगल में मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसमें कुछ उल्टा होता है, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लगता है। बोले क्या सर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस 2x प्लस। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा, ये आ गया माइनस कॉस थीटा। मैं कहा अब यहां से होता क्या है कि आपको जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज 2, उसको आप डिवाइड में लिख दो, खत्म, बस दैट इज इट। जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज 2, उसको आप लिख दो डिवाइड में, बस इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, और क्योंकि हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्लस का c लग जाएगा, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार आप इतना जरूर देख लो, एक बार नोट कर लो इसको। मतलब यहाँ कुछ भी नहीं करना होता है, x का कोफिशिएंट हमें डिवाइड में लिख देना होता है, दैट इज इट। ठीक है, जैसे याद करो जब मैंने आपको बताया था e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, y अगर e की पावर 2x है तो dy बाई dx बताओ, तो हम क्या बोलते थे, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2, तो ये होता था आंसर। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं कि इंटीग्रेशन बताओ e की पावर 2x इंटू dx का, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, कुछ भी नहीं होगा, अरे सर मतलब होगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आपने सिखाया था e की पावर 2x होगा। लेकिन याद रखना हमेशा इस चीज को लिख लो कि x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है। चेन रूल में क्या होता है, x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इस 2 को मैं लिख दूंगा डिवाइड में, बस बस खत्म। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और x का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में आ गया। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 था तो 2 डिवाइड में आ गया था, तो यहाँ पे भी 2x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 डिवाइड में आ गया, दिस इज इट। ठीक है, और हाँ यहाँ पे प्लस का c लगाना मत भूलना। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, क्या आपको फॉर्मूले कौन कौन से पता होने चाहिए। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये साइन और कॉस वाला मत भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है, और ज्यादा पढ़ाऊंगा तो कोई नहीं यार, आज मुझे थोड़ा और पढ़ाना था। आज मैंने सोचा था इंटीग्रेशन पे बेस्ड सवाल भी करा दूंगा, बट चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
और इससे ज्यादा अब कुछ नहीं करेंगे आज। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो यार। टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, इंटीग्रेशन आसान चीज है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। मैं इसको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ दोबारा से, कि अगर मैं बोलूँ ना इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं जैसे बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब वाई और एक्स का जो ग्राफ होगा उसके स्लोप के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है। इसका मतलब होता है वाई और एक्स का ग्राफ का एरिया, है ना। इसका मतलब होता है वाई और एक्स के ग्राफ का एरिया। तो मतलब इंटीग्रेशन एरिया के बारे में बात करता है। ये बातों को मैं कल अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही बता देते हैं, बिकॉज अभी खींचूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे कम से कम नहीं तो 20 मिनट तो चाहिए होंगे, और मैं सोचा हूँ यार आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, हम अच्छे से पेशेंसली समझेंगे। खैर, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आज नवमी है और कल दशहरा है। तो सबसे पहले तो मैं इतना बोल दूं, हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो इस दशहरा में शिट शिट, हाँ, तो मैं बोल रहा था यार, इस दशहरा में अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना, ठीक है। और मजा तो आएगा ही हमारे साथ पढ़ने में। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।